सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में जो भू आकृत प्रक्रियाएं, जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, प्रोसेस के बारे में। उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है, महत्वपूर्ण प्रोसेस जो है, वो है वेदरिंग। वेदरिंग को हिंदी में बोलते हैं अपक्षय। अपक्षय का मतलब क्या होता है कि चट्टानों का किसी भी कारण से, तो हिंदी में चट्टानों का किसी भी कारण से अपने ही स्थान पर, कारण कोई भी होगा, कारण टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, या मानव निर्मित भी हो सकता है। मानव क्रियाकलापों के द्वारा भी वेदरिंग हो सकती है। तो कारण कुछ भी हो, किसी भी कारण से चट्टानों का अपने ही प्लेस पे टूट फूट करके बिखर जाना अपक्षय कहलाता है। अपक्षय मीन्स वेदरिंग कहते हैं उसको। और वेदरिंग के बाद एक क्रिया होती है जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन या अपर्दन कहते हैं। उसके बाद एक प्रोसेस होती है जिसको हम निक्षेपण कहते हैं, है ना। बहुत ही क्लियर है। अब जो है वेदरिंग दिया है कि द वेदरिंग इज ए प्रोसेस बाय विच द रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ब्रोकन मैकेनिकली इनटू पीसेस, है ना। यांत्रिक रूप से वो विभिन्न प्रकार के टुकड़ों में टूट जाती है, ड्यू टू स्नो और फ्रॉस्ट, बर्फ के कारण या कोहरा के कारण। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर ड्यू टू केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन मीन्स डिसोल्यूशन वो ऑन द मटेरियल। इवन द रॉक आर डिसलोड बाई द एनिमल, जीव जंतु के द्वारा उसको तोड़ दिया जाता है। बट द रॉक वेदर्ड दिस वे आर नॉट ट्रांसपोर्टेड वेयर। अब देखिए जो ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, अब इसमें इस फिगर के अंदर जो है हमको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो रॉक है ना, ये धीरे 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 क्रैक हो रहा है इसमें, और फ्रीजिंग टू आइस इसके अंदर भर रहा है क्रैकिंग के कारण। अब क्या होगा, कुछ दिनों बाद धीरे 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 ये पूरी जो है ब्रोकन हो जाएगी। ब्रोकन का मतलब दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर भी वेदरिंग है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे जो है पीसेस दिखाई दे रहे हैं, होल्स दिखाई दे रहे हैं इसमें, क्योंकि ये लाइम स्टोन है इसलिए इस प्रकार के होल बने हैं। यहाँ भी वेदरिंग हुई है, लेकिन चूंकि हार्ड रॉक है तो एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर, टूट करके अलग अलग हो गए। वेदरिंग का मतलब होता है अपने ही प्लेस पे चट्टानों का टूट फूट करके बिखर जाना। ये केमिकल इरोजन है ये वेदरिंग। अभी इरोजन के बारे में अगर हम देखें, है ना, ये वाटर से और विंड से इरोजन होता है, तो इसमें वो एक दे रखा है सो क्या है ये, है ना, कि कह रहा है कि एरिया प्रोन टू इरोजन बाय टाइप्स वाटर, और 41% वाटर से 24% विंड से। इरोजन एंड द ट्रांसपोर्टेशन आर द कंपाइल्ड टुगेदर। एक दूसरे में क्या है, कंपाइल्ड हैं, बधे हुए। इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन जिसको मैं बात कर रहा था, क्योंकि अपर्दन के बाद ट्रांसपोर्टेशन मतलब नदी के जल के द्वारा और ट्रांसपोर्टेशन होगा, हिमानी के जल के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होगा, या विंड के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होगा। मीन्स कहने का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं क्या, अपर्दन या इरोजन। अब इरोज्ड बाय द किससे करा के, बाय रिवर, विंड, ग्लेशियर्स, ओशियंस, करेंट्स। ये टूल्स हैं इनके, इसमें टूल्स भी होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन टूल्स। अब देखिए इसमें दे रखा है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया बारिश होने के कारण, और यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट होकर के वो डिपॉजिट भी हो रहा है यहाँ पे। तो डिपोजिशन, ये सब सारी प्रक्रिया एक साथ चलती हैं। चूँकि हमें पढ़ना है इसलिए हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। अब ये नदी जो है अपना पैरेलल इरोजन भी करती है दोनों साइड में, गहराई में भी इरोजन करती है, अपर्दन करती है,
और पानी के द्वारा बहा करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले भी जाती है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है क्षरण, सीधा सीधा ह्रास या क्षरण। अब इसको अगर हम कहें तो डिग्रेडेशन इज ए द लोअरिंग ऑफ ए बॉटम लैंड सरफेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, है ना। इसको डिग्रेडेशन या अग्रेडेशन ये सब बोलते रहते हैं। वो डिपोजिशन है। वेदरिंग वीएस इरोजन, वेदरिंग और उसमें बता रहा है कि वेदरिंग और इरोजन में क्या है। वेदरिंग इक्वल जो है क्या है, प्रोसेस ऑफ डिसिंग्रेशन आर द डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक। डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, ऑफ रॉक्स विच स्टे देन इन द सेम प्लेस, है ना। ये इरोजन और उसके बारे में बता रहा है। अब देखो जो हम लोगों ने कल पढ़ा था आपके बुक से, उसमें हमने अपक्षय वेदरिंग के बारे में ये बता रहा है। देखो हैं कह दिया अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या प्रायः सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती है। अपक्षय को कह रहा है कि अपक्षय को मौसम और जलवायु के कार्यों के माध्यम से शैलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन, जो हम अभी उधर पढ़ रहे थे, डीकम्पोजिशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना इंग्लिश की, इसको जानना आपको बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ना है इसको। 11th-12th में भले ही हम हिंदी पढ़ लें, क्योंकि अपक्षय या वेदरिंग में पदार्थों का बहुत ही थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है, होता ही नहीं है, वो आसपास ही बिखर जाते हैं ये, है ना। तो यही कारण है। अब इसमें देखें हम वेदरिंग के बारे में, तो अपक्षय प्रक्रियाएं के 3 प्रमुख प्रकार हैं। देखो, एक है रासायनिक अपक्षय, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, और तीसरा है जैविक अपक्षय। ये तीनों को पढ़ लेना है बस। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं लिखना है, शॉर्ट नोट्स इस पे बनाने हैं आपको। वेदरिंग क्या है और वेदरिंग के प्रकार क्या हैं, अपक्षय और अपक्षय के प्रकार। अपक्षय के प्रकार में रासायनिक अपक्षय में क्या क्या होता है वो सिंपली लिख देना है। ये जो केमिकल इरोजन है क्या चीज़, बहुत सिंपल है। अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जल योजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण शैलों के अपघटन, विलयन, न्यूनीकरण का कार्य करते हैं। अपघटन मतलब उसको तोड़ देते हैं, विलयन का मतलब उसको घुला करके बाहर निकाल देते हैं। जैसे नमक है, NaCl की चट्टान है देखो, या लाइम स्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टान है। लाइम स्टोन समझ, C6H12O6 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है तो चूंकि वो पानी से वो घुल जाएगा, उसका विलयन हो जाएगा, विलय है वो, घुलेगा। घुलने के बाद वहाँ से वो कार्बन जो CaCO3 है वो निकल करके बह करके बाहर चला जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विलयन, अपघटन। न्यूनीकरण का मतलब उसकी मात्रा कम होती है, धीरे 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 घटती जाती है, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या है, बदल जाती है। तो ये इसके अंदर होता है। अब देखो क्या है कि रासायनिक अपक्षय में कुछ घटक हैं, जैसे घोल या विलयन, सोल्यूशन अभी वही चीज़ आ गया, विलयन, कार्बोनेशन, है ना, जलयोजन। इसको हम देखेंगे है क्या चीज़ ये। जब कोई वस्तु जल अथवा अम्ल में घुल जाती है तो घुलित तत्वों के जल या अम्ल को घोल कहते हैं या विलयन कहते हैं। जैसे अगर हमने 1 गिलास पानी लिया और उसमें जो है नमक डाल दिया, NaCl, तो जब हम उसमें नमक डाल दिए
तो नमक क्या है, पानी में पूरी तरह से क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो हमने क्या बोल दिया कि इसका हमने सॉल्यूशन बना दिया, जो साइंस में पढ़ाया जाता है आपको, है ना। इस प्रक्रिया में जो ठोस पदार्थों का घोल में मिलना सम्मिलित होता है ना। तो ये सिंपल सा है, बस इतना ही जानना है, ज़्यादा नहीं डिटेल में जाना है हमको, क्योंकि फिर हम केमिस्ट्री में पहुंच जाएंगे, हैं। अब इसमें अगर हम देखें जैसे कार्बोनेशन है, कार्बोनेशन क्या है, कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेशन कहलाता है। जो ना कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CO3 और C6H12O6, मतलब इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, बाई मतलब कार्बोनेट यानी कि कार्बन 2 बार हो जाएगा, बाइकार्बोनेट, CO3 2। खनिजों की प्रतिक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेशन बहुत सिंपल है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं, केमिकल रिएक्शन नहीं हमें करना है। कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेशन की क्रिया कहलाता है। एक फेल्सपार तथा कार्बोनेट खनिज को पृथक करके एक आम सहायक प्रक्रिया है। जल द्वारा वायुमंडल एवं मृदा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ना, CO2, इससे कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। कार्बन बहुत है, हर चीज में कार्बन है। इससे कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि एक कम सक्रिय अम्ल के रूप में कार्य करता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट, है ना, कार्बनिक एसिड में घुल जाते हैं तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ते। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। जब हम अमरनाथ गुफा में जाते हैं, गुप्त गोदावरी चित्रकूट की गुफाओं में जब हम जाते हैं, तो गुफाएं वो लाइम स्टोन की होती हैं। लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर की होती हैं वो, या बलुआ पत्थर होता है। तो चूना बलुआ पत्थर के बीच बीच में जो चूने पत्थर की चट्टानें होती हैं, वो घुल करके वो निकल जाती हैं, जिससे वो छिद्र बन जाता है, गुफाएं बन जाया करती हैं। ऐसे गुफाएं बनती हैं। अब देखो हाइड्रेशन, जल योजन, जल योजन जल का रासायनिक योग है, समझो सीधा सीधा। जल योजन, योजन मतलब जोड़ना, जल मतलब जल को। खनिज स्वयं जल धारण करके विस्तारित या एक्सपेंडेड हो जाते हैं, एवं यह विस्तार पदार्थ के आयतन यानी वॉल्यूम तथा शैल में वृद्धि के कारण बनते हैं। कैल्शियम सल्फेट जल में मिलने के बाद जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कैल्शियम फास्फेट की अपेक्षा जो है, फास्फेट की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। बस प्रक्रिया को जानना है और कुछ नहीं जानना है इसमें। देखो एक चित्र दिया हुआ है, ये आंध्र प्रदेश में गंभीर के समीप ग्रेनाइट के बृहद अपसल्कन गुम्बद, अपसल्कन का मतलब इरोजित गुम्बद, अपर्दित गुम्बद है ये, जो अपर्दन की प्रक्रिया के बाद बना हुआ है। ऑक्सीकरण एवं न्यूनीकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडक्शन और रिडक्शन। अपक्षय एवं ऑक्सीकरण का तात्पर्य होता है ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड के निर्माण हेतु खनिज एवं ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीकरण वहीं होता है जहां वायुमंडल और ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं। ऑक्सीकरण कहाँ होता है, जैसे रॉड है ना, रॉड सरिया, सरिया को जो है बाहर रख दो, जहाँ पर जो है क्या मिलता है, वायु, वायु से मॉइस्चर लेती है वो, और जल उसको मिल जाता है, पानी, और दोनों ऑक्सीकरण के प्रक्रिया के द्वारा वो रेड ऑक्साइड बना देते हैं। वही तो जंग है, मूर्छा जिसको बोलते हैं ना, राड के ऊपर जंग लग गया, मूर्छा लग गया है वो कुछ नहीं है। वो क्या है कि वायु और जल दोनों मिल गए और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया चालू हो गई वहाँ पे।
ऑक्सीकरण की प्रक्रिया चालू हो गई, रेड ऑक्साइड बन गया। तो ऐसे ही जो है ये प्रक्रियाएं प्रकृति में चलती रहती हैं। जो ये ऐसा इसलिए है कि जो चट्टानें हैं, जो लव वयस्क जिसके अंदर है, बॉक्साइड जिनके अंदर है, उनके अंदर ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं प्रकृति में। इसलिए जो है इसको इसमें बताया है इस किताब में, अन्यथा ये केमिस्ट्री का पार्ट है। लोहे में होता है, देखो लिखा है तुम्हारी किताब में, क्या हम लोहे में जंग लगने को ऑक्सीकरण का उदाहरण मान सकते हैं? मान सकते हैं। रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं में जल कितना आवश्यक है? बहुत ही जरूरी है। क्या रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया जलभाव, वाटर स्केर्स, उसे उष्ण मरुस्थलों के लिए प्रभावकारी हो सकती है? हैं? हो सकती है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं, यानी कि बोलते हैं इसको फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। बहुत सिंपल। फिजिकल वेदरिंग का मतलब क्या है कि जो अपक्षय तापक्रम में परिवर्तन के कारण हो रहा हो, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा हो, या शुष्कन या आर्द्रतन के कारण हो रहा है, यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज के कारण अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है या वेदरिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं यांत्रिक अपक्षय या भौतिक अपक्षय, भौतिक कारणों के द्वारा। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक ऊपर भार दबाव के कारण वो लैंड स्लाइडिंग हो जाता है, यानी कि नीचे का बेस आप हटा दो, है ना, उसके बाद धीरे 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 कुछ दिनों बाद वो पूरा पर्वत ही धीरे से पलट आता है। तापक्रम में परिवर्तन, यानी कि दिन में टेम्परेचर अधिक, रात में कम, क्या कंडीशन होगी? दिन में जो है उसमें एक्सपेंशन होगा, चट्टानों में फैलाव होगा, और रात में वो सिकुड़ेंगी, लिहाजा जो है वो टूट जाएंगी, और जब टूटेंगी तो अपक्षय हो गया। शुष्कन एवं आर्द्रन चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव, ये भी है ना। भार विहीन एवं वितरण, भार विहीनीकरण, अनवरत अपर्दन के कारण लगातार भार विहीनीकरण कुछ है नहीं, अनलोडिंग और एक्सपेंशन, विस्तारण। कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि भार विहीनता के कारण बड़ी तेजी के साथ अपर्दन हो रहा हो तो धीरे 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 उसका लोड कम होता है चट्टानों पे जो है, और वो दूर दूर बिखर जाती हैं। ऊर्ध्वाधर दबाव पड़ता है शैलों के ऊपर, जिससे शैलों की ऊपरी संस्तर विस्तारित होती है, मतलब फैलाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है? ऊपर का भाग जो है अपक्षयित हो जाता है। इसको अपसल्कन की क्रिया भी कहते हैं, या विभंग हो जाना। मोटे तौर पर भूतल की सतह के समानांतर विकसित होता है, बराबर हो जाता है। ये जो पुराने चट्टानें होंगी ना, एनसीईआरटी की किताबों में ऐसे ऐसे वर्ड लिखे होते हैं जिसको समझना मुश्किल होता है, लेकिन सिंपल भाषा में उसको समझो कि जो पुराने पहाड़ हैं जो ग्रेनाइट के बने हुए हैं, धीरे 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 वो घिस घिस करके वो छोटे हो जाते हैं। कभी कभी अगर हम घूमने जाएं तो कहीं कहीं हमको गोला गोला पत्थर दिखाई देता है। गोला वो क्यों हो जाता है? पहले से ही वो गोले आकार में नहीं होता, अंडे के आकार में। वो धीरे 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 घिसते 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 घिसका उसका अपक्षय और अपर्दन होते होते वो उस साइज का बन जाता है। अगर हम चले जाएं मध्य प्रदेश के पठारी एरिए में तो हमको टार्स दिखाई देंगे, बड़े बड़े। वो बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं वो एकदम अंडे के शेप के आकार के होंगे और एक दूसरे पर चढ़े हुए दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा किसी ने जो है उसको बड़े ही अच्छी तरीके से रख दिया। तो ये सब वो है। अब देखो, तापमान में परिवर्तन और विस्तारण के कारण भी होता है। ये जो चट्टानें हैं सब टेम्परेचर से ही हैं, अपसल्कन और कणीय विघटन, और वो विघटन के कारण जो है ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं
चट्टानें टूट जाती हैं, टूट करके बिखर जाती हैं। दैनिक तापांतर के कम और अधिक होने के कारण भी ये क्रियाएं होती हैं। कभी कभी ये क्रियाएं जो है अपरदन या अपक्षय की क्रियाएं कैसे होती हैं, हिमकरण, पिघलन और तुषार वेजिंग के कारण भी होती हैं। फ्रीजिंग, थ्रोविंग एंड फ्रॉस्टिंग। क्योंकि शैल जो होती है ना, चट्टान, उनमें रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, दरारें होती हैं, और उसमें जो है वो पानी जो है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करने के बाद जो है कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। इससे भी अपक्षय होता है। लवण अपक्षय भी होता है रेगिस्तानों में खास करके। तो ये अपक्षय की प्रक्रियाएं जो है होती रहती हैं। एक चित्र बनाया है आपकी किताब में, उसको देख लीजिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे जैविक अपक्षय और अपक्षय के महत्व के बारे में। आज बस इतना ही।